नमस्कार। शिबुया की घटना ने जुजुत्सु की दुनिया को हिला तो दिया, पर उसके बाद जो हुआ वो उससे भी कहीं ज्यादा भयानक था। तो आज हम देखने वाले हैं जुजुत्सु काइज़न के सबसे जानलेवा टूर्नामेंट द कलिंग गेम की खूनी शुरुआत को। जैसे ही सैटोरू गोजो सील होता है, जुजुत्सु सॉर्सरी की दुनिया में मानो सब कुछ बिखर जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर जो टॉप के अधिकारी हैं वो कुछ बहुत ही बेरहम फैसले लेते हैं। तो ये सब कैसे हुआ, इसे समझने के लिए हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले, गोजो के बिना दुनिया कैसी है। फिर, कैसे एक पूरा क्लैन खुद को ही तबाह कर लेता है। इसके बाद, उस मास्टरमाइंड का बड़ा प्लान क्या है। फिर आएंगे खेल के नियम, और आखिर में पहली चाल और पहला खून। तो चलिए शुरू करते हैं। अब गोजो के हटते ही जो पावर का खालीपन बनाना, जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स ने उसमें बड़ी तेजी दिखाई। पर ऑर्डर वापस लाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सत्ता बचाने के डर से, और हर उस शख्स को खत्म करने के लिए जिसे वो खतरा मानते थे। 5 नोटिस जारी होते हैं जो असल में गोजों के सबसे करीबी साथियों के सिर पर मौत का फरमान थे। पर जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है आखिरी फैसला। स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर यूता ओकोत्सु को यूजी का जल्लाद बना दिया जाता है, और वो अपने दोस्तों को चोट पहुंचाने का बदला लेने के लिए ये काम करने की कसम भी खा लेता है। तो अब यूजी के पीछे जुजुत्सु हेडक्वार्टर भी है और ताकतवर यूता भी। उसे भागना पड़ता है, और साथ ही उसके दिल पर शिबुया में सुकना के किए नरसंहार का एक भारी बोझ है। और ये उथल-पुथल सिर्फ हेडक्वार्टर्स तक ही नहीं रहती, बल्कि बड़े-बड़े सोर्सर परिवारों तक पहुंच जाती है। जेनिन क्लैन के मुखिया नौबीतो के मौत के साथ ही सत्ता के लिए एक बहुत ही खतरनाक और खूनी खेल शुरू हो जाता है। और यहाँ क्लैन की वसीयत में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। असली वारिस नाओया को साइड करके मेगुमी को नया हेड बना दिया जाता है, और बस इसी एक फैसले की वजह से मेगुमी सीधा अपने ही खानदान वालों के निशाने पर आ जाता है। और इस पूरे झगड़े के सेंटर में है माकी जेनिन। जब उसकी जुड़वा बहन माए खुद को कुर्बान कर देती है तो माकी की पूरी ताकत अनलॉक हो जाती है, और वो जो कल तक क्लैन से निकाली हुई थी, आज उसी क्लैन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। 57, ये वो नंबर है। जेनिन क्लैन के 57 लोग जिन्हें माकी ने एक ही रात में खत्म कर दिया। अपनी बहन की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए सब कुछ तबाह कर दो। और हाँ, इसमें उसके अपने माँ बाप भी शामिल थे। अब सवाल ये था कि गोजो को आज़ाद कैसे करें, और दुश्मन का असली मकसद क्या है। इन सवालों के जवाब के लिए यूजी और मेगुमी की टीम एक बहुत पुराने अमर सोर्सेरा मास्टर टेंजन के पास पहुंचती है, और वहां उन्हें जो पता चलता है वो उनके पैरों तले जमीन खिसका देता है। टेंजिल खुलासा करते हैं कि उनका दुश्मन गेटो है ही नहीं, बल्कि वो तो केंजाकू नाम का एक 1000 साल पुराना मास्टरमाइंड है, और उसका इरादा पूरे जापान को लेकर बहुत ही खौफनाक है। तो केंजाकू का प्लान 3 भयानक स्टेप्स में सामने आता है। स्टेप 1, कलिंग गेम शुरू करो और मौत के इस खेल से बेहिसाब कर्स्ड एनर्जी जमा करो। स्टेप 2, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके जापान के सारे नॉन सोर्सरर्स को जबरदस्ती इवॉल्व करो। और आखिरी स्टेप, इस बदली हुई आबादी को मास्टर टेंजन के साथ मिला दो, एक नई खौफनाक प्रजाति बनाने के लिए। लेकिन इसी अंधेरे में टेंजन उम्मीद की एक किरण भी दिखाते हैं। वो बताते हैं कि गेम में एक ऐसा प्लेयर है जिसे दी एंजल कहते हैं। उसके पास एक ऐसी कर्स्ड टेक्निक है जो किसी भी दूसरी टेक्निक को खत्म कर सकती है। हाँ, उस टेक्निक को भी जिससे गोजो प्रिजन रेल में कैद है। तो अब टीम को समझ आ जाता है कि दाव पर क्या लगा है। ये कलिंग गेम सिर्फ एक बैटल रॉयल नहीं है, ये एक पूरी मशीनरी है जिसके नियम ही ऐसे बनाए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा खून खराबा हो और कर्स्ड एनर्जी जमा हो। तो मतलब साफ है, जिंदा रहना है तो मारना पड़ेगा। प्लेयर्स एक ऐसे जानलेवा चक्कर में फंस चुके हैं जहां या तो वो मारे या मारे जाएं, और आप छिप भी नहीं सकते, क्योंकि अगर 19 दिन तक आपके पॉइंट्स नहीं बदले तो भी मौत पक्की है। अपनी किस्मत को बदलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, 100 पॉइंट्स जमा करना। तो अब प्लान फाइनल है। दी एंजल को ढूंढना है और 200 पॉइंट्स जमा करने हैं, ताकि जिंदगी बचाने वाले नए नियम जोड़े जा सकें। इसी प्लान के साथ हमारे सॉर्सरर्स अलग अलग टीमों में बंटकर कलिंग गेम की जानलेवा कॉलोनियों में दाखिल होते हैं। उनके मेन टारगेट 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास पहले से ही 100 पॉइंट्स हैं, और साथ में वो रहस्यमयी एंजल।
यूजी और मेगुमी जाते हैं टोक्यो की कॉलोनी नंबर 1 में, जहां उन्हें हिरोमी हिगुरुमाना नाम के एक एक्स डिफेंस लॉयर को ढूंढना है। यूजी का सामना होता है हिगुरुमा से और वो उसे फौरन अपने डोमेन एक्सपेंशन में खींच लेता है। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां सारे नियम हिगुरुमा के चलते हैं। और ये डोमेन बना है एक कोर्टरूम की तरह, जहां यूजी पर उसी जुर्म का मुकदमा चलता है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। सबूत सामने रखे जाते हैं कि ये सब सुकुना ने किया था, यूजी ने नहीं। पर यूजी इससे इनकार नहीं करता। वो उस पूरी तबाही की जिम्मेदारी लेता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। डोमेन का जज उसे दोषी करार देता है और सजाए मौत सुनाता है। इसके साथ ही हिगुरुमा को मिलती है एक जल्लाद की तलवार जो एक ही वार में किसी को भी खत्म कर सकती है। लेकिन लड़ाई के बीच यूजी का इस तरह से जिम्मेदारी लेना हिगुरुमा को अंदर तक हिला देता है। वो एक टूटे हुए कानूनी सिस्टम से नफरत करता था और आज वो देख रहा था कि कैसे एक बेगुनाह दूसरों के लिए सजा कबूल कर रहा है। वो अपनी कर्स्ड टेक्निक बंद कर देता है और खुद ही अपने 100 पॉइंट्स यूजी को दे देता है ताकि वो एक नया रूल बना सके। तो एक नियम बदला, एक छोटी सी जीत तो मिली, पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। केंजाकू का प्लान चल रहा है, पुराने सॉर्सरर्स जाग रहे हैं और आगे का रास्ता नामुमकिन लगने वाली मुश्किलों से भरा है। तो सवाल ये है कि इस खेल में जहां से कोई बचकर नहीं निकल सकता, असली ताकत किसके हाथ में है, खिलाड़ियों के या फिर गेम बनाने वाले के?